हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 7th का एसएसटी का चैप्टर 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैंने पार्ट 1 में पेज 2 तक कंप्लीट किया था। इस पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो एंड तक देखें। और एक्सरसाइज भी होगी विथ चर्चाई है। सभी लॉन्ग शॉर्ट और टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पास मैंने यहाँ तक सॉल्व कराया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम फॉरेन राइटर आल्सो विल कमल तुर्कीज इन्वेडर हु हैड रिटन अबाउट द दिल्ली सल्तनत। ओके, बहुत सारे मुग़ल रूलर्स में और बहुत सारे जो हैं तो फॉरेन आए थे, राइटर जिसे कहते हैं, फॉरेन राइटर्स आए थे बहुत सारे। यहाँ पे देखिए, द फेमस अमोंग देम बेयर इवन बतूता, मार्को पोलो, एल्बर्नी, बर्निंग, निकोलोनिटी, अब्दुल रज़्ज़क़, बर्नियर और आपके आए थे तवर्नियर। इतने लोग फॉरेन आए थे। बहुत ही फेमस राइटर हैं ये। क्या हैं? बहुत ही फेमस राइटर, यानी बहुत ही कहें तो प्रसिद्ध राइटर हैं ये लोग, है ना। चलिए, फ्रॉम 15 to 18th century द मुगल्स रूल्ड almost ओवर द होल ऑफ इंडिया। 18 सेंचुरी में तो ज़्यादा नहीं किए थे, बट 15 to 17 में मोस्टली इनका इतना राज्य था, बहुत ज़्यादा राज्य था, और पूरे भारत पे यही राज्य करा करते थे। वैसे इनका 1827 में बहादुर शाह जफर मरे, है ना, इसलिए इसका 18 सेंचुरी नाम दे दिया गया। और चलिए, द मुगल रूलर्स हैड रिटन ऑटोबायोग्राफिक्स अबाउट देयर लिव्स, गवर्नमेंट एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जो मुगल रूलर्स हुआ करते थे, जैसे कि अकबर, बाबर, ये सब अपने से ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा करते थे, या इनके परिवार लिखा करते थे। ये अपने इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट यानी कि सरकारी मतलब जो काम था उनका, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो भी हुए करते थे, जो बनवाया करते थे मंदिर वगैरह, उनके जो है तो दिया करते थे इम्पोर्टेंट न्यूज़। और अदर हैड रिटन ऑटोबायोग्राफी अबाउट देयर लिव्स, गवर्नमेंट एंड इम्पोर्टेंट। अदर जो है तो इनका जो था, जैसे बाबर नामा, हुमायूं नामा और अकबर नामा। बाबर, आज आपको समझा देता हूँ, मुगल एम्परर। बाबर मुगल शासक, यानी मुगल एम्परर की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बाबर ने किया था। फिर इसका पुत्र जो था हुमायूं, ये हुमायूं जो है बहुत ही मतलब ऐसे था अच्छा, बट ये बहुत डरा रहता था। इससे जो है तो शेर शाह सूरी जो था, शेर शाह सूरी, उसने इसका राज्य जो है तो इससे छीन लिया। लेकिन जब इसका पुत्र रीवा यानी शिवपुरी में हुआ, जिसका नाम अकबर था, अकबर, उसने फिर से अपने राज्य को छुड़ाया और इसका बेटा फिर जहांगीर राज किया। जहांगीर से फिर आया शाहजहां। शाहजहां के नीचे भी आते हैं बहुत सारे। चलिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझा दिया। तो बाबर ने बाबरनामा लिखा, हुमायूं ने हुमायूंनामा, अकबर ने अकबरनामा। इनकी सबकी ऑटोबायोग्राफी इसी में। तुजुक ए जहांगीर, देखिए जहांगीर का भी आ गया। अब मैंने कहा था ना बादशाना, देखिए हमने शाहजहां के बारे में बात किया था, तो बादशाहनामा जो था उन्हीं का था। मैंने ये भी आपको इसीलिए बताया था उनका रूलर्स। चलिए, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स लिटरेरी सोर्स के हैं इस पीरियड, मिडिवल पीरियड में।
The contemporary royal orders and royal correspondence are also important source of study middle history. ये सब बहुत ही रॉयल ऑर्डर्स और रॉयल कॉरेस्पॉन्डिंग अपने जीवन अपने शासन में किए. इन द सेम वे द कोर्ट राइटर ऑफ द लोकल रूलर्स थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हैव आल्सो रिटन बुक्स. इसी तरह जो कोर्ट के राइटर हुआ करते थे उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी सोर्स से इस पीरियड में लिखे थे. द कंटेम्प्रेरी रॉयल है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कंटेम्प्रेरी रॉयल का मतलब और कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब समझ सकते हैं. चलिए, विच आर आल्सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड. जो जो यह साधन जो है तय करता है किसके बारे में, सोशल सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है उसकी जो पीढ़ी है उसका तय करता है. Among these books, the Katharsingo, बृहत्कथा, पृथ्वीराज रासो एंड राज तरंगिणी आर इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलिए, ये पृथ्वीराज में बता ही चुका हूँ कौन लिखा था, राज तरंगिणी वगैरह है ना. बिसाइड लिटरेचर ये याद कर लीजिएगा, कथा ये वाला ये और ये इम्पोर्टेंट है, आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लीजिए, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लीजिए उसमें आते हैं. बिसाइड लिटरेचर मैनी टेम्पल्स मॉस्क्यू टॉम्ब्स मिनरेट्स एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर इंडिया. इस साहित्यिक क्षेत्र के मैं आपको बताना चाहूँगा, साहित्यिक क्षेत्र में बहुत सारी मंदिरें बनवाई गई, बहुत सारे मॉस्क्यू यानी ये समझ लीजिए कि म्यूज़ियम बनवाए गए, बहुत सारे आपके टॉम्ब्स बनवाए गए, यानी कि जैसे आप समझिए ताजमहल हो गया है ना, कुतुब मीनार हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. अब मिनरेट्स बहुत सारे बनवाए गए. अब ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स यानी जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनवाए गए, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. इस तरह के कुछ नक्शे हुआ करते थे ब्यूटीफुल बिल्डिंग के उस समय में. ऐसे कुछ हुआ करते थे, इन्हें वो लोग नीला रंग से भरा करते थे ऐसे है ना. चलिए, ये कुछ जो कॉइन्स हैं मिडिवल इंडिया की आप देख सकते हैं, कॉइन्स, ये कॉइन्स हैं कुछ, देख लीजिए. The division of periods of history is based on radical changes in the economic, social and political condition. जो इस इतिहास का डिवीज़न होता है वह सिर्फ रेडिकल चेंजेस के द्वारा होता है. अगर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं इस कंडीशन पर हम उसको जो मतलब पीरियड्स है उसको चेंज कर देते हैं. इन द मिडिवल पीरियड बिगिन फ्रॉम द 8th century AD. जो मिडिवल इंडिया है हमारा 8th century AD से शुरू होता है. वी हैव मोर एंड ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू नो अबाउट मिडिवल हिस्ट्री कंपेयर टू द एंशिएंट हिस्ट्री. बहुत सारे 8th century AD से जो है तो ये शुरू हो जाता है. और वी हैव मोर एंड ऑथेंटिक सोर्स, ये तो हम बता चुके हैं कि जो पुराने इतिहास हैं, ओके, उससे जो हमारा नया इतिहास मतलब मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वह बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है. जैसे नीला है वैसे ही लाल है, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है ये. उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमको मिडिवल इंडिया में मिली हैं. चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं. चलिए,
पॉलिटिकल कंडीशन टू इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयरली मिडिवल पीरियड। शुरू जब हुआ है ना भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो क्या मतलब राजनीतिक कंडीशन थी वो हम समझेंगे। इन ईयरली मिडिवल पीरियड नॉर्थन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ किंगडम्स। ईयरली मिडिवल पीरियड में है ना, ईयरली मिडिवल पीरियड में जो है तो नॉर्थन इंडिया जो है वो बहुत सारे नंबरों में डिवाइड हो गया, उसका जो किंगडम से बहुत सारे नंबरों में डिवाइड हो गया है ना। और दीज किंगडम्स वर in constant conflict with each other at the convention of their kingdoms. There were many kingdoms in South India too, which Chola kingdoms was most powerful. Okay, देखिए जो किंगडम्स हुए हैं कॉन्स्टेंस मतलब बहुत सारे है ना, कॉन्फ्लिक्ट हुए इन्फेक्शन में। इस किंगडम के जो बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इनमें कि करका है ना, करका सेकंड हो गए, तैलप हो गए, ये लोग बहुत सारे थे है ना। देवर मैनी किंगडम्स इन पल्लवास, चोलास, चेरास, ये सब हैं साउथर्न इंडिया टू। चोलास किंगडम बस मोस्ट पावरफुल। इनमें चोलास जो है, चोलास, चेरास, चेरास, राष्ट्रकूटास है ना, पल्लवास, इन तीनों से बहुत ही पावरफुल है ये। ओके, ये समझ लीजिए आप। अब देखिए इसमें जो है तो लेटर ड्यूरिंग 9th सेंचुरी, मतलब 9th सेंचुरी के बाद एक कोरोमंडल मद्रास चेन्नई में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, एक्सटेंड हुआ। द चोला किंगडम मेड तंजौर देयर कैपिटल आफ्टर डिफीटिंग द पंड्या रूलर। द चोला रूलर्स divided their kingdoms into different units. Efficient administrations consolidated the economy, gave patronage to literature, art and architecture they have, है ना। ये लोग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूटेड करते थे, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो इनका था इम्पोर्टेंट था, जो चोला रूलर हुआ करते थे। ओके, वो अपना जो मतलब रूल था उसमें रूलर्स को किस में डिवाइड किए थे, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन करता था, एक इकोनॉमी देखता था है ना, एक लिटरेचर के क्षेत्र में था, एक कला क्षेत्र में, एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के क्षेत्र में था, मतलब सबको अपने अपने काम को सौंपा गया है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, ये भी याद रखिएगा, थोड़ी मेन पॉइंट है ये, मेन पॉइंट है कि मतलब आपका जो तंजौर में इनकी कैपिटल पंड्या रूलर्स की थी, मतलब पंड्या रूलर्स को इन्होंने हरा कर, तंजौर में थे पंड्या रूलर, उनको हरा कर अपनी कैपिटल जो है तो वहाँ बना लिए। ओके, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलिए दे हैड अ वेरी पावर, ये बहुत ही पावरफुल थे, मतलब इनका जो नेवल था बहुत ही पावरफुल था। इन 1025 AD द चोला किंगडम राजेंद्र फर्स्ट कॉन्क्वेरेड मलया एंड सुमित्रा आइसलैंड। द चोला किंगडम हैड ट्रेड रिलेशंस विद चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। देखिए जो चोला किंगडम के रूलर थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने मलया और सुमित्रा आइसलैंड में एक राजा हुआ करते थे, उनको कॉन्क्यूर यानी उनको हरा दिया और उनका क्षेत्र को कॉन्क्यूर कर लिया। द चोला किंगडम हैड ट्रेड रिलेशंस विद चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ इंडिया। जो चोला किंगडम्स थे उन्होंने अपना ट्रेड रिलेशन, व्यापार चाइना और साउथ एशिया से करने के लिए, मतलब साउथ एशिया कंट्रीज से करने का संबंध बनाया। चलिए ये समझ लिए चोला, इसमें चोला के बारे में बताया गया है कि मिडिवल इंडिया में जो चोला थे नॉर्थन इंडिया में बहुत पावरफुल रहे, ये सब बताया है बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। यूरोप इन मिडिवल पीरियड, यूरोप इन मिडिवल पीरियड में देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। द डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रोमन एम्पायर इन यूरोप बिगन the 5th century AD. In many places, small region powerful emerged. These small rulers, in order, okay, in order to
maintain their powers used to give a piece of land freedom instead of cash salaries to officers in return for military help. The word feudalism comes from the Latin word feudum, which means a piece of land which is granted in return for services. The people who acquired such lands were known as feudal lords. The lords were responsible for the security of their fiefdom. They used to live castle. The feudal lords had absolute power. Their peasants and workers they lived a luxurious life and often treated the peasant very badly. The serfs, hereditary laborers, were the largest and lowest social group in the medieval European society. They led a very miserable life and could not raise their voice against the atrocities committed on them. देखिए इसमें कुछ नहीं था, बताया जाता है कि जो रोमन एम्पायर थे यूरोप के, उन्होंने मिडिवल इंडिया को 5 सेंचुरी से जो है तो बांटा, मतलब 5 सेंचुरी से शुरू हुई ये बताया, और इसको स्मॉल रीजन्स में इमर्ज कर दिया। पावर को जो है स्मॉल रीजन में उनका रोमन जो एम्पायर था वो इमर्ज कर देता है। दीज स्मॉल रूलर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर पावर, वह जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपना अपना पावर्स अपने अपने जो जगह का था, मतलब छोटे छोटे जगहों में बांट दिया पावर्स को, छोटे छोटे जगहों में से तो कह दिया अरे भाई तुम यहाँ का संभालो, तुम यहाँ का संभालो, तुम यहाँ का, तुम यहाँ का, तुम यहाँ का। सब अपना अपना संभाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। ओके, सब अपना अपना संभाल रहे हैं और इसी को उन्होंने एक नाम दे दिया फ्यूडम इंस्टीड ऑफ कैश सैलरी। जो मान लीजिए हम किसी को मैनेजिंग में रखते हैं, ठीक ना, अपना जो फैक्ट्री वगैरह है उसको मैनेजर रखते हैं, तो हम उसको सैलरी देते हैं, कैश देते हैं या मतलब डिबे कुछ भी देते हैं, तो सैलरी देते हैं। तो उन्होंने सैलरी के नाम पे फ्यूडम रख दिया। क्या रख दिया? फ्यूडम। उन्होंने कहा मैं आपको फ्यूडम दूंगा, है ना। चलिए, तो फ्यूडम के लिए उनकी मिलिट्री जो थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। द वर्ड फ्यूडम कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूडम। देखिए, फ्यूडलिज्म जो वर्ड है वह लैटिन वर्ड है फ्यूडम का, विच मीन्स अ पीस ऑफ लैंड विच इज ग्रांटेड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज, है ना, जिसका मीन्स होता है कि एक छोटी लैंड की छोटी सी पीस यानी टुकड़ा जिसको सर्विस के द्वारा रिटर्न किया गया हो। द पीपल हु कट सच लैंड्स वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स। जो पीपल थे ऐसे लैंड्स को वो क्या कहा करते थे? फ्यूडल लॉर्ड्स कहा करते थे। दिस फ्यूडल लॉर्ड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे यानी कि जिनको हम सैलरी देते हैं ये सब मतलब लैंड को सुरक्षा करने के लिए, वो फ्यूडल लॉर्ड्स कहे जाते थे। दे यूज टू लाइव कैस्टल्स, ये लाइव कैस्टल्स भी यूज किया करते थे। दे मतलब द फ्यूडल लॉर्ड्स हैज़ एब्सोल्यूट पावर ऑफ देयर पीजेंट। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी अपने वर्करों के लिए। वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ यानी बहुत ही मतलब अच्छी लाइफ जिसको कह सकते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव यानी पैसे वाली लाइफ जिया करते थे, जैसे कि आज के अमीर लोग जिया करते हैं, है ना। बहुत सारा पैसा था इन लोग के पास और वर द लार्जेस्ट। ये लोग बहुत ही बैडली टाइप के थे, है ना। द सर्फ हेरिडेटरी लेबर्स, ये लोग हेरिडेटरी लेबर्स को जो है तो जो उनके अंडर में काम करते थे लेबर, उनको सर्फ कहा करते थे। और लोवेस्ट सोशल ग्रुप जो था इनका मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी का, वो हेरिडेटरी लेबर से था, सर्फ जिसे कहा जाता है। दे लेड अ वेरी मिसरेबल लाइफ, और ये लोग बहुत ही कट्टर, मतलब कि ये कहिए कि बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे अपनी ज़िंदगी में, सर्फ जो हुआ करते थे। और ये अपने से ऊपर यानी मैनेजर लोगों को अब मतलब बोलते नहीं थे उनके सामने। लिखा हुआ है डू नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन देम। मालिक या कोई भी जो मतलब इम्पोर्टेंट या बड़ा हुआ करता था उनके खिलाफ नहीं बोला करते थे। चलिए, द मैन फीचर ऑफ अर्ली मिडिवल पीरियड इन यूरोप वाज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का जो है तो डेवलपमेंट मैन फीचर था। द रिजल्ट ऑफ फ्यूडलिज्म वाज इमरजेंस ऑफ सर्फडम। सर्फडम यानी कि लेबर का बढ़ना, ये रिजल्ट था। दिस कास्ट अ डार्क शैडो ऑन द सोसाइटी ऑफ यूरोप एट दिस टाइम। उस टाइम पर ये जो इस कास्ट को जो इन्होंने तकलीफ दी बहुत ही काला समय कहा जाता है। चलिए, अब चलते हैं राइज ऑफ अरब्स। अरब्स कैसे जो थे, आर्य जो थे वो कैसे आए, कैसे भारत में आए, तो चलिए।
The Arabs of Western Asia were divided into different tribes which were always at war with each other due to the absence of central power in the 7th century AD. Prophet Muhammad preached the religion of Islam. देखें, जो अरब थे जो अरब थे वह 7th सेंचुरी में आए, क्योंकि यहाँ की सेंट्रल पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आ गए। और इसमें कहते हैं एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, यानी सेंट्रल पावर केंद्रीय दल या केंद्रीय मतलब पावर जिसे कहते हैं हम, बल कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे 7वीं शताब्दी में आए, पूछा जाता है कहीं कहीं। प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम धर्म की जो है तो स्थापना करने के लिए 7th सेंचुरी में आए। दिस यूनाइटेड द अरब ट्राइब्स, ओके। सून दे बिकम पॉलिटिकल पावर, इन्होंने पॉलिटिकल पावर तो नहीं पाया, लेकिन अरब्स के यूनाइटेड अरब्स के जो थे उनको ट्राइब्स को वो यहाँ बुलाने का समर्थ रहे हैं। दे कॉन्क्यूर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, जो अरब्स थे वह बहुत वेस्टर्न एशिया का बहुत सारे पार्ट्स को कॉन्क्यूर कर लिए, जीत लिए। जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, पर्सिया, इजिप्ट, ये राज्य को ये लोग जो है तो कॉन्क्यूर कर लिए। चलिए, ग्रेजुअली द अरब्स कॉन्क्यूर्ड मोर टेरिटरीज स्पेशली इन नॉर्थन अफ्रीका एंड रीच्ड स्पेन। जो अरब थे उन्होंने पूरी टेरिटरीज, मोर यानी ज़्यादा, जितनी टेरिटरीज होती हैं ज़्यादातर टेरिटरीज को यानी केंद्र शासित प्रदेशों को उन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। स्पेशली इन नॉर्थन अफ्रीका एंड रिच स्पेन, स्पेशली नॉर्थन अफ्रीका के जो टेरिटरीज थे उनको, और स्पेन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? स्पेन पहुंच गए। चलिए, अब देखिए क्या होता है जब स्पेन पहुंचते हैं। देयर टेरिटरीज एक्सटेंड अप टू द, अगले पेज में चलना पड़ेगा हमें। चलिए चलते हैं अगले पेज में। तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। क्या था, उनकी जो टेरिटरीज थी वो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में आ गई थी, इंडिया के नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में। उधर साइड लिखा हुआ था, है ना, हमने याद किया हुआ है। चलिए, द अरब्स वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स, जो अरब्स थे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट यानी स्मार्ट थे। किसमें थे स्मार्ट? व्यापार के माध्यम में, व्यापार के माध्यम में, ओके। अब चलिए, सून द अरब्स वर ट्रेडिंग विथ इंडिया। अब अरब जो थे तो इंडिया के मतलब इंडिया में व्यापार करने के लिए सोच रहे थे, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए सोच रहे। चाइना, यूरोप और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न और वेस्टर्न अफ्रीका, चाइना, यूरोप के साथ भी करना चाहते थे। ट्रेड हैड मेड द अरब्स रिच एंड दे यूज्ड वेल्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। चलिए, जो अरब थे उनको व्यापार से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा था, वेल्थ एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे थे वो साइंस, आर्ट और आर्किटेक्चर में, ओके। साहित्यिक क्षेत्र में भी वो बहुत ज़्यादा आगे थे, सिर्फ इसी माध्यम से साहित्यिक क्षेत्र में भी आगे थे, ओके। चलिए, हाँ, द अरब्स स्प्रेड द नॉलेज विच दे एक्वायर्ड फ्रॉम द कंट्रीज with which they had trade relations to distant lands. The ancient Greek and Indian scientific work was translated into Arabic, है ना। अरब थे, है ना, वो नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते थे, ज्ञान फैलाना चाहते थे, बहुत ही अच्छा काम है ना। विच दे एक्वायर्ड फ्रॉम द कंट्रीज, अच्छा, विच दे हैड ट्रेड रिलेशंस टू डिस्टेंट लैंड, वह जो डिस्टेंस हुई थी भारत के बीच या और राज्यों के बीच, सॉरी राज्यों नहीं, देशों के बीच, उनको उनके बीच में ट्रेड करना चाहते थे, इससे नॉलेज फैलाना, मतलब नॉलेज फैलाने का बहाना, है ना। और द एंशिएंट ग्रीक एंड इंडियन साइंटिफिक वर्क वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, जो यूनान के एंशिएंट यानी पुराना इंडियन और साइंटिफिक वर्क था यूनान का, और भारत का जो साइंटिफिक वर्क था उनको उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। और इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ इंडिया रीच द वेस्टर्न कंट्रीज थॉट थ्रग द अरब्स। देखें, इससे क्या होता है,
इससे फ़ायदा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल नॉलेज को इंडिया में उन्होंने फैलाया, जो कि अरब से वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा आया। द अरब आल्सो कैरियर द न्यू इन्वेंशन ऑफ चाइना लाइक गन पाउडर, पेपर एंड कंपास टू कंट्रीज ऑफ यूरोप। देख लीजिए, अरब जो थे उन्होंने बहुत सारे न्यू इन्वेंशन किए, जैसे चाइना के जैसे गन पाउडर, पेपर हो गया, कंपास हो गया। जैसे पेपर कब आया आपको मालूम था? पहले पहले किस में लिखा करते थे? सॉरी, पहले लिखा करते थे लिप्स में, है ना, हम जानते हैं ना, पहले लिप्स में लिखा करते थे। जिसके बाद स्टोन्स में लिखा करते थे। इसमें लिखा करते थे स्टोन में लिखा करते थे। अब देखिए, स्टोन के बाद क्या आ गया उनका? स्टोन के बाद पेपर आ गया। अब पेपर में लिखा करते थे, किसके थ्रू आया? अरब्स के थ्रू आया। ओके, चलिए अब देखिए, इंडिया वाज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद अरब्स थ्रू ट्रेड। हर प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिक कल्चर अट्रैक्ट द रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द 7th century AD. The Arabs come to the India as conquerors. In the beginning, they attacked the plunder wealth, but later they tried to establish their empire. The Turks become successful in the task. This began the medieval history of India. देखिए, इंडिया जो है बहुत ही कांस्टेंट मतलब उसमें कांटेक्ट में नहीं थी, अरब्स के कांटेक्ट में नहीं थी। वो ट्रेड करने के मतलब अरब्स लोगों के सर इतना सामर्थ्य नहीं थी। हर प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिक कल्चर अट्रैक्ट, इनकी जो मतलब प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी, यानी पॉलिसी हुआ करती थी, और जो संस्कृति हुआ करती थी, वह भारत को अफेक्ट किया करती थी नॉर्थ वेस्ट के लोगों को। फ्रॉम 7th century AD, 7th century AD में लेकिन जो अरब थे वो माने नहीं, वो आकर भारत को कॉन्क्यूर कर लेते हैं। शुरू में अटैक भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने एम्पायर जो है तो यहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं और किसी को दुख पहुँचाने की हिम्मत में नहीं रहते हैं। और द तुर्क्स बिकम सक्सेसफुल, और तुर्क्स को जो है सक्सेसफुल यह टस्क पूरा हो जाता है मिडिवल हिस्ट्री का, भारत का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, यहाँ से 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइज ऑफ इस्लाम रिलीजन इन अरेबियन इन द 7th century AD। इस्लाम रिलीजन का अरबियों का 7th century AD में उत्पन्न हुआ, यानी कि राज यानी उठना हुआ, शुरू हुआ। द वायरिंग ट्राइब्स वर यूनाइटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, दे इस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर। ओके, जो ये ट्राइब्स हुआ करते थे यूनाइटेड के, वह इन्फ्लुएंस इस्लाम के अंतर्गत आकर उन्होंने भी अपने जो है एम्पायर को इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। बताइए, एक से एक एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और ये बहुत ही, है ना। द नॉलेज ऑफ ईस्ट रीच द वेस्ट थ्रू द अरब ट्रेडर्स। जो ईस्ट का नॉलेज है वह वेस्ट में कैसे पहुंचा? अरब्स के द्वारा, अरब के जो व्यापार द्वारा है, वह ईस्ट का नॉलेज वेस्ट में पहुंच गया। द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया एंड द एम टू स्प्रेड इस्लाम इनकरेज द अटैक फ्रॉम द वेस्ट। इंडिया का जो मतलब अच्छा खासा विकसित जो मतलब एम था इस्लाम के थ्रू, उन्होंने उसको बहुत ही शर्मनाक कर दिया, है ना, और वेस्ट में बहुत सारे अटैक भी किए। द तुर्क्स वर सक्सेसफुल इन सॉरी फॉर दिस मैसेज इन इनकमिंग अगैन। ओके, द तुर्क्स वर सक्सेसफुल, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट हुए एम्पायर के, है ना, इंडिया में, और तुर्क्स उसमें सक्सेसफुल रहे। तो चलिए साजिश करते हैं। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया बिगेंस क्या? 8th century भाई, 8 century AD लिख लीजिए, 8th century AD। द चोला किंगडम हैड ट्रेड रिलेशन विथ चाइना कंट्रीज एंड साउथ एरियाज कंट्रीज। चाइना एंड साउथ लिख लीजिएगा, साउथ कंट्रीज ऑफ साउथ लिखा था, साउथ भी लिख लीजिएगा। कंपास वाज इन्वेंटेड इन चाइना, ओके, चाइना इन अरब्स, ओके, ऐसा लिख लीजिएगा। 1 मिनट ऊपर ही देखिए लिखा हुआ है, द अरब आल्सो कैरियर द न्यू इन्वेंशन ऑफ चाइना लाइक गन पाउडर, पेपर एंड कंपास टू कंट्रीज ऑफ यूरोप।
ठीक है, चाइना में किए यूरोप से। ओके, चलिए यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा। चलिए मैच द कॉलम देख लेते हैं हम। लेटर मिडिवल पीरियड 13 to 18 सेंचुरी, चोला किंगडम, राजेंद्र फर्स्ट, इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, चाइना, सेल्फ हेडेटरी लेबर्स। ओके, चलिए यहाँ सॉल्व हो जाता है। इन हाउ मैनी पार्ट्स हैव बी डिवाइडेड द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, राइट देयर नेम्स एंड पीरियड। चलिए इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं वह पेज खोल रहा हूँ, आप लोग भी खोल लीजिए। देखिए पेज नंबर 1 खोल लीजिए, उसमें मैं पा गया हूँ मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइड फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, ईयरली और मिडिवल और लेटर। मैंने बताया था कि पढ़ाते समय के टिक लगाया रहिएगा। चलिए शॉर्ट 2 भी यहाँ देख लीजिए, जब आ ही गए हैं इस पेज में तो शॉर्ट 2 भी देखे चलें। सोर्स ऑफ हिस्ट्री मीडियम में दे आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ नो अबाउट लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये शॉर्ट का सेकंड है, टिक कर लीजिए प्लीज़, टिक कर लिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने हेरिडेटरी सोर्स ऑफ मिडिवल इंडिया का बता दिया, लिटरेरी सोर्स सॉरी आर्कियोलॉजिकल थे और लिटरेरी था दो। डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मिडिवल यूरोपियन। ओके, लाइफ स्टाइल जो है फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मिडिवल यूरोपियन की वो डिस्क्राइब करिए। चलिए डिस्क्राइब करते हैं हम। सबसे पहले मैंने शॉर्ट का सेकंड उधर थोड़ा सा बताया था, शॉर्ट का सेकंड और देख लीजिए, यहाँ पे भी है। द मिडिवल से स्टोन्स तक है। ओके, बताया गया। उसमें पूछा है लिटरेरी सोर्स जो है उसका बताइए कौन कौन सा, मतलब उसके कितने डिवाइड किए गए हैं। तो उसके में भी डिवाइड किए गए हैं दो में। एक आपका डिवाइड किया गया लिटरेरी सोर्स पामलिस और ब्रिज वर्क में लिखा करते थे राइटिंग, और एक उसमें स्टोन्स में लिखा करते थे, है ना। तो ये है। ओके, स्क्रीनशॉट या टिक लगा लीजिए, बुक लेके बैठा करिए। चलिए शॉर्ट का थर्ड, चलिए शॉर्ट का थर्ड यहाँ से है, देख लीजिए, लगा लीजिए टिक। द फ्यूडल लॉर्ड से बैडली तक। ओके, कहाँ से है? फ्यूडल लॉर्ड से बैडली। द फ्यूडल लॉर्ड्स हैड एब्सोल्यूट पावर ऑफ देयर पीजेंट एंड वर्कर। उनके पास बहुत ही एब्सोल्यूट पावर थी और लग्जरियस लाइफ जिया करते थे वो, बहुत ही बैडली टाइप के, है ना। चलिए तो लिख लीजिए, लिख लिए, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए आगे। शॉर्ट 4 मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा। शॉर्ट 4 देखिए यहाँ लास्ट में मैंने टिक लगाया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं सब कुछ टिक लगा के पहले से रखा हुआ हूँ। द अरब से स्पेन तक, टिक लगा लीजिए। बहुत ही शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, इतना तो आपकी सर भी नहीं दिया करते थे। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ तो गलत दे रहा हूँ, एकदम करेक्ट और एकदम यही आंसर लिखोगे आप नंबर पाओगे। नहीं पाते हो तो मुझको बुलाओ अपने स्कूल में, मैं नंबर दिलाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग का फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए लॉन्ग का फर्स्ट। द अरब एक्सपर्ट ट्रेड से वेस्टर्न अफ्रीका तक, और यहाँ से फिर से सेकंड लाइन में आ जाइए। लिटरेचर के बाद द अरब स्प्रेड नॉलेज से अरेबियक तक, इतना लिख लीजिए लॉन्ग का फर्स्ट, लॉन्ग का फर्स्ट। ओके, लगा लिए होंगे मेरे जैसे, ठीक। चलिए तो आज मैं एंड कर देता हूँ इसका। मैंने पूरे शॉर्ट करा दिए, एक लॉन्ग था उसको भी करा दिया। तो आपको जो भी समस्या चैप्टर फर्स्ट में उत्पन्न हो, आप प्लीज़ कमेंट माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट SIISS साइन, है ना, साइन। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।